नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरीके से आपका प्रोग्राम जब बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला और वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। वक्फ को लेकर के बहस चल रही है इस वक्त लोकसभा में और अब से कुछ देर के बाद या कुछ घंटों के बाद हो सकता है इस पर वोटिंग हो जाए। वोटिंग आज ही होनी है खैर, और सरकार इसको पास करा लेगी लोकसभा से, इसमें भी कोई डाउट नहीं है क्योंकि नंबर उसके पास है, उसके सारे सहयोगी उसके साथ खड़े हुए हैं मजबूती से, चाहे वो जेडीयू हो यानी नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो या बाकी और सहयोगी वो सभी। तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। और जो जितनी बहस आप सुन रहे हैं उसमें सारे प्रावधान क्या किए गए हैं ये मंत्री ने बता दिया। विपक्ष की तरफ से जो ऑब्जेक्शन थे उन्होंने अपनी बात कह दी है। बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हो रहे हैं, वो उसका भी जवाब दे रहे हैं। वो आरोप भी लगा रहे हैं कि अभी तक आपने जो व्यवस्था बना के रखी थी उसका फायदा 200 लोगों को मिला, केवल 200 परिवारों को आज तक, लेकिन जो करोड़ों गरीब मुसलमान हैं उनको इससे क्या मिला। लेकिन अगर आप लब्बो लबाब जानना चाहते हैं इस बिल का क्या है, तो एक लाइन में वो ये है कि मोदी जी ने वक्फ बोर्ड की दादागिरी पर लगाम लगा दी है। वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे थे वो लोग जिस किस्म की बेईमानी कर रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी तो ये थी कि गरीब मुसलमानों का, महिलाओं का, बेवाओं का कुछ भला होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी जायदादें मान ली वक्फ की संपत्तियों को और गरीबों को कुछ नहीं दिया। अब उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं। इस बिल से हासिल यही होगा। अब कोई कह दे कि यह बात गलत है। जैसे इस बिल में जो सबसे बड़ा प्रावधान जिसको खत्म किया गया वो क्या है, आर्टिकल 40, कि वक्फ बोर्ड खड़ा होकर कह दे फलां संपत्ति मेरी है और अपने आदमी से कह जाओ जरा जांच करके आओ ये प्रॉपर्टी किसकी है। वो जाए और कहे हाँ साहब आप ठीक कर रहे हैं, ये तो हमारी ही है, तो चलो ठीक है इसको अपने रिकॉर्ड में लिख लो, और वो वक्फ हो जाती थी। ये बंद, ये सिस्टम बंद। दूसरा बड़ा प्रावधान इसके अंदर क्या गया, वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया गया। मतलब कोई किसी जगह पर मान लीजिए कोई वक्फ की ज़मीन पर कोई धार्मिक काम चल रहा है, लेकिन मेरे पास उसके कागज़ नहीं है क्योंकि बरसों से चला आ रहा है, तो मान लिया जाता है कि चलो साहब ये वक्फ की संपत्ति है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको बाकायदा वक्फ की डीड दिखानी पड़ेगी कि इस आदमी ने वक्फ किया और उसको जाकर के सरकारी कागज़ में इस तरीके से चढ़वाया। अब कागज़ दिखाना पड़ेगा, लेकिन हालांकि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, मतलब जो पहले हो चुका वो हो चुका। तो जो लोग ये कह रहे हैं, आज विपक्ष के बहुत सारे लोगों को मैंने सुना वही कह रहे थे कि देश भर के अंदर मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी, कोई भी आदमी खड़ा होकर के विवाद कर देगा किसी भी वक्त की प्रॉपर्टी पर। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि राइट विंग वाले तो नाराज हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया, लेकिन सरकार ने इस बात का ध्यान रखा। और हमने कल इस बात की चर्चा की थी कि ये सहयोगियों की भी मांग थी, मोदी सरकार ने अपने एनडीए की सहयोगियों की उस मांग को माना। तो आज इस प्रोग्राम में हम लोग कुछ बात करेंगे, थोड़ी पॉलिटिकल बात ज्यादा करेंगे क्योंकि प्रावधानों की बात तो चली रही है। आज किसी एक बीजेपी के वक्ता ने खड़े होकर के कहा कि अब आपका वीटो खत्म हो गया, मतलब मुसलमानों के नाम पर पॉलिटिक्स करने वालों का वीटो खत्म कर दिया गया इस बिल के साथ। क्या वाकई ऐसा था? दूसरा, इस बिल का गरीब मुसलमान पर क्या असर पड़ने जा रहा है? तीसरा, मोदी और मुसलमानों की इक्वेशन पर इस बिल के पास होने के बाद क्या असर पड़ने जा रहा है? और चौथा, इस बिल के कानून बनने के बाद नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को सियासी तौर पर फायदा है या फिर नुकसान है? और ये बात करने के लिए हमारे साथ आज तीन विशेष मेहमान मौजूद हैं। प्रदीप सिंह जी रोज की तरीके से हमारे साथ हैं, डॉक्टर प्रदीप सिंह जी, सर बहुत स्वागत है भैया। और हमारे साथ शादाब शम्स साहब हैं जो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, बहुत स्वागत शादाब साहब आपका। शाहिद सैयद साहब हमारे साथ हैं, नेशनल कन्वीनर हैं और नेशनल मीडिया हेड हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। शाहिद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर ये बात तो हम लोग पहले कर चुके कि बिल तो पास ही होना ही है, तो ये आज मैं याद कर रहा हूं किसी ने बोला, ये लाइन कही गई कि ये वीटो खत्म हो रहा है आज से, तो जरा इसको आप समझा दें क्या था ये वीटो जो आज खत्म होगा। नहीं, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे यानी 1986 में जाना पड़ेगा। 414 लोकसभा सदस्य, वो पार्टी और उनका प्रधानमंत्री डर गए शाहबानों के मामले पर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, यूनानिमस फैसला था, सरकार ने उसको बदल दिया क्योंकि कुछ लोग, मतलब मुसलमानों का एक सेक्शन, सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, वो नहीं चाहते थे कि ये हो, यानी जो शरिया में व्यवस्था है वही चले, संविधान नहीं चलना चाहिए। इस बिल ने ये एस्टैब्लिश किया है कि देश तो संविधान से चलेगा, किसी धर्म के, वो चाहे इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, जैन हो, सिख हो, किसी धर्म के कानून से, व्यवस्था से नहीं चलेगा। एक बात मेरे लिए इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है
कि अगर यही संशोधन विधेयक 2019 से 2024 के बीच आया होता तो उसका इम्पैक्ट अलग होता। आज इसका अलग है। मतलब फुल मेजॉरिटी मोदी फुल गवर्नमेंट में मेजॉरिटी होती तो कहते बुलडोज कर दिया। भाई आपकी मेजॉरिटी थी दोनों हाउस में, लोकसभा में तो 2/3 थी साथियों को मिलाकर, और राज्यसभा में भी थी, तो इसको पास कराना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन आज जो भाजपा के विरोधी हैं उनकी सबसे ज़्यादा उम्मीद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर थी कि ये सेकुलर लोग हैं, कम्युनल खेमे में सेकुलर लोग हैं, तो ये साथ नहीं देंगे। तो उनका साथ आना बड़ा सिग्निफिकेंट है। उसका मतलब है कि वो भाई वो उनको भी मुस्लिम वोट मिलते हैं, वो भी मुस्लिम राजनीति को समझते हैं। ब्लैकमेल करने की कोशिश हुई। हाँ, उनसे कहा गया कि भाई सोच लो, अगर आप इसके समर्थन में रहेंगे तो नीतीश कुमार को सीधे कहा गया कि अभी चुनाव होने वाले हैं, देख लीजिएगा, आंध्र में तो दूर है अभी चुनाव। तो दोनों पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों को लगा कि क्या बेहतर हो सकता है इस संशोधन विधेयक में। उनके हिसाब से वो उन्होंने सरकार से कहा कि ये संशोधन ये जोड़ना चाहिए। सरकार ने मान लिया। वक्फ बाय यूजर, वो रेट्रोस्पेक्टिव वाला। तो रेट्रोस्पेक्टिव वाला, उसके अलावा जो है डिजिटाइजेशन का जो है वो 6 महीने की समय सीमा थी, उसको स्टेट्स पर छोड़ दिया गया। इस तरह की कई चीज़ें। तो इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसलिए है कि ये सरकार किसी दबाव में झुकी नहीं, और दबाव तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा था। सरकार की स्थिरता खतरे में पड़ सकती थी, सरकार का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। आप कल्पना कीजिए कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर समर्थन नहीं करते, ये रिस्क तो बना हुआ था, और कब पलट जाएंगे, हाँ कह के भी ना कर देंगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं था। सही। वो देखते कि हमारी पार्टी का भला किसमें है। तो उन्होंने पूरी सिचुएशन को एसेस किया, उनको लगा कि नहीं। और ये बात सही है कि उनके लिए तो बेहतर यही होता ना कि ये बिल ना आता। हाँ, तो उनको इस तरह के डायलेमा से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन जो दृश्य टेलीविजन चैनल्स पर कहीं कहीं अलग अलग शहरों से जिस तरह से मुस्लिम महिलाएं इसके समर्थन में सड़क पर आई हैं, मैंने नहीं देखा कि बीजेपी जो है इस तरह का कोई कानून लेकर आ रही हो या कानून में संशोधन लेकर आ रही हो और उसके समर्थन में। सर फिर ये बात जरा फिर समझाइए जरा। मैं भी चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ बस आपके पास 1 मिनट में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि नरेंद्र मोदी ने कोलिशन गवर्नमेंट में इतना बड़ा काम करवा लिया, फुल मेजॉरिटी नहीं थी तब भी करवा लिया। नरेंद्र मोदी की इंसिस्टेंस क्यों रही कि नहीं ये बिल तो आएगा और मैं इसको पास भी कराऊंगा, टालता नहीं रहूंगा इंडेफिनिटली। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और बाकी एलाइज इस नरेंद्र मोदी के ये बिल लाने पर उखड़ने के बजाय अपना संभावित नुकसान देखते हुए भी क्यों उनके साथ खड़े रहे? सबसे बड़ी बात है नेशनल इंटरेस्ट, और जिस कम्युनिटी के बारे में ये बिल है उसका इंटरेस्ट, मतलब मेजॉरिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी की मेजॉरिटी का। और उनके सामने सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है सच्चर कमीशन की रिपोर्ट कि भाई वक्फ बोर्ड ने क्या दिया गरीब मुसलमान को। कुछ नहीं हासिल हुआ। तो अभी आप ही ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि 200 परिवारों का फायदा हुआ, और सच्चर कमेटी ने ही बताया कि जितनी संपत्ति है उससे आमदनी 12,000 करोड़, ये बात 2006 की है कि आमदनी हो सकती थी। प्रॉपर्टी की कीमत है वक्फ की 1,20,000 करोड़ रुपया, और कमाई होती है 200 करोड़ रुपया शायद नहीं, 163 करोड़ 163 करोड़ बताइए और भी कम। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जिसके लिए ये व्यवस्था की गई सबसे ज्यादा नुकसान उसी का हो रहा है। तो इन तीनों लोगों को कहूंगा मैं, प्रधानमंत्री को भी लगा होगा, चंद्रबाबू नायडू को भी, नीतीश कुमार को भी, कि भाई जिसके बारे में है उसके भले के लिए हो रहा है, और ये बात लोग समझेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ये कानून जो है 6 महीने साल भर पहले बना था, या 2014 से पहले 1 साल पहले बना था, लोगों को अनुभव नहीं था, जानकारी नहीं थी। इतने लंबे समय से अनुभव है, देख रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद जो है उनको लगा कि नहीं, ये काम ठीक हो रहा है। शादाब साहब, अब ये बात आपको आम मुसलमान को समझानी भी तो पड़ेगी ना। ठीक है, मोदी जी ने तो अपने सहयोगियों को समझा लिया, बिल पास करा ले जाएंगे। आज मैं सुन रहा था जेडीयू के ललन सिंह जी को, उन्होंने कहा कि इस देश में असली सेक्युलरिज्म तो नरेंद्र मोदी फॉलो करवा रहे हैं।
सुनने वालों को अटपटी लगेगी बात। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप देखिएगा कि कल देश का आम मुसलमान भी, और खासकर पसमानदा मुसलमान जो पिछड़ा गरीब मुसलमान है, वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होगा। आज ये बड़ी दूर की बात लगती है। इसमें कोई शक नहीं है। जिस सोच के साथ, जिस विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि आने वाला वक्त में बहुत बड़ा टर्न डाउन होने वाला। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ उसे उत्तराखंड कहते हैं। हमने, मेरे पिताजी प्रधान रहे हैं एक गांव के, और हमने बचपन से देखा है कि गरीब मुसलमान जब आते थे तो उनकी किसी गरीब की पेंशन अगर आपने लगवा दी तो पूरी ज़िंदगी वो एहसान मानता था कि भैया मेरी पेंशन प्रधान जी ने लगवा दी है, मैं ज़िंदगी भर इनका एहसान नहीं चुका पाऊंगा। आज देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम समाज को, गरीब तबके को, ये जो अटल आयुष्मान भारत योजना दी, ये अपने आप में बताता है कि 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सोच नहीं सकता था कोई, और मुस्लिम कम्युनिटी में तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था कि बेटियों को आप अक्सर गांव में ऐसा होता था, बेटी बीमार है, ले जाओ कहाँ बीमार पल्ले बांधी भाई, ये बोलते थे परिवार के लोग। आज उस बेटी को बल मिला है कि कोई मेरे साथ है। और उत्तराखंड के अंदर तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स की बात करें, उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट, एक तरफ आयुष्मान भारत और दूसरी तरफ अटल आयुष्मान, 100% उत्तराखंडियों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, यानी कि 100% मुसलमान, जितना मुसलमान उत्तराखंड में रहता है सब 5 लाख रुपए के इस स्लैब में आता है, सब फ्री इलाज करा रहे हैं। मैंने लोगों को रोते हुए, बिलबिलाते हुए देखा कि पूरी जिंदगी भर मोदी जी का एहसान नहीं भूलेंगे, हमारी जिंदगी बचाई है। तो ये बताता है कि काम बोल रहा है। ठीक है, कुछ गड़बड़ियां हैं कि इधर भी थोड़ा सा कुछ हार्श लीडरशिप है, जो बयानबाजी थोड़ी सी हार्श कर देती है, जिससे मुसलमान घबरा जाता है। और ये जितने भी पॉलिटिकल लोग आपको पार्टीज दिख रही है, ये डर का खेल खेल रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। गरीब मुसलमान जिसके लिए वक्फ बना था वो कहाँ है? 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल कर लीजिए जरा। आज इतना बड़ा हंगामा चल रहा है कि भाई क्या किया आपने 75 साल में, ये तो बताना पड़ेगा ना मुस्लिम कम्युनिटी को। भाई आपने 75 साल में स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, इस वक्त की संपत्ति पे अच्छे अस्पताल बनाए, माँ मेरी विधवाएं, माँ विधवा बहनें, बेटियों के लिए कुछ शेल्टर होम्स बनाए, जो बुजुर्ग थे उनके लिए कुछ आपने सर छुपाने की जगह बनाई। क्या किया? यूनिवर्सिटीज तक तो दे नहीं पाए, बेटियों को क्या पढ़ाएंगे आप?